बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 203 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं जैसे जैसे सोचता रहा मेरा जहन उलझता चला गया। बाथरूम से निकलकर मैंने दूसरे कपड़े पहने और बाहर आ गया। उसके चंद मिनट बाद मैं उस कार में डाक बंगले की तरफ जा रहा था जिसके 2 टायर रात को फ्लैट नजर आए थे। मकान को ताला लगाकर मैंने चाबी बरामदे में उसी जगह रख दी। आज वीकेंड शुरू हो रहा था और मेरा ख्याल था कि मायामती भी आज यहाँ जरूर आएगी। मुझे बिमला के पास पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मैं जैसी कार से उतरा वो मुझे यूं देखने लगी जैसे मेरे सर पर सींग निकल आए हो या उसे मुझ पर किसी किस्म का शुबा हो। उसने आगे बढ़कर मेरा चेहरा पकड़ लिया और अपने चेहरे की तरफ लाने लगी। मैं गड़बड़ा सा गया, क्या कर रही हो? काशमा सामने खड़ा है। मैंने पीछे हटने की कोशिश करते हुए कहा। मेरा ख्याल था कि उसे आज फिर पुराना दौरा पड़ा है। 1 मिनट रुक जाओ, उसके लहजे में दुरुस्ती थी। उसने कदरे आगे झुककर मेरा मुंह सूंघा और फिर मुझे छोड़कर पीछे हट गई। ठीक है, मैं समझी थी कि तुमने पीना शुरू कर दिया। ओह, मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। अंदर चलो, मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन बेदा खाली हो तो दिमाग भी काम नहीं करता। पहले नाश्ता फिर कोई और बात। काशमलान में पौधों को पानी दे रहा था। बिमला ने आवाज देकर उससे नाश्ता तैयार करने को कहा और मेरा हाथ पकड़कर अंदर आ गई। वो लाउंज ही में बैठना चाहती थी लेकिन मैं उसे बेडरूम में ले आया और उसे बेड पर धकेल कर खुद कुर्सी पर बैठ गया। रात को बारिश कहाँ हुई थी? उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। चंद मिनट इंतजार करो, सब बता दूंगा बारिश कहाँ और कैसे हुई थी, मैंने जवाब दिया। कल रात से अब तक इंस्पेक्टर आजम या बरिंद्रा से तो कोई राब्ता नहीं हुआ। 1-1.5 घंटा पहले इंस्पेक्टर आजम खान का फोन आया था, बिमला ने कहा। उसका फोन आने के बाद ही तो मैंने तुम्हें फोन किया था। कोई खास बात? वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगी। हाँ, बहुत ही खास बात, मैंने जवाब दिया। कल अजहुम्बा ने देशमुख के एक आदमी को पकड़ा था जिसने एक बहुत ही खौफनाक मंसूबे का इंकशाफ किया है। अगर उनका ये मंसूबा कामयाब हो गया तो बड़ी गड़बड़ होगी। यहाँ खून रेज हंगामे शुरू हो जाएंगे, बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और इस गड़बड़ का फायदा नागपाल और जनरल खोराट के आदमी उठाएंगे। अभी हम बातें कर रहे थे कि काशमा ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ। बिमला ने साइड टेबल पर पड़ा हुआ अखबार उठाकर बेड पर बिछा दिया। काशमा ने ट्रे उस पर रख दी और बाहर चला गया। ट्रे देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि बिमला ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। नाश्ते के दौरान गुफ्तगू का सिलसिला फिर शुरू हो गया। मैं उसे बता रहा था कि हिंदुस्तान की लोकसभा का एक मेंबर बिहारी लाल चंद रोज बाद यहाँ आने वाला है और यहाँ उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। काठमांडू और दिल्ली में पहले ही टसल चल रही थी। काठमांडू में एक हिंदुस्तानी सियासतदान के कत्ल के बाद जो सूरत सामने आएगी वो खासी तशवीशनाक होगी और उसके बाद उनके मंसूबे का अगला मरहला ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये सारा मंसूबा जनरल खोराट का है, मैं कह रहा था। उसने यहाँ अपने कदम जमाने के लिए मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया है। नागपाल और देशमुख जैसे बेजमीर उसके आलाकार बने हुए हैं। हर मुल्क में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो अपने जाती मफाद के लिए मुल्क की सलामती को दाव पर लगा देते हैं। इंस्पेक्टर खान और बरिंदा को इस मंसूबे से आगाह करना बहुत जरूरी है ताकि पेशबंदी करके सूरत हाल कंट्रोल में रखी जाए। और वो बारिश वाली बात, बिमला एक बार फिर मुस्कुराती हुई निगाहों से मुझे देखने लगी। उसे शायद अब भी शुबा था कि रात को मैंने शराब पी रखी थी। शायद तुम मेरी बात का यकीन ना करो लेकिन अब मैं तुम्हें जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसमें जरा भी गलत बयानी नहीं होगी। एक एक लफ्ज सच्चाई पर मबनी है और गुज़िश्ता रात मुझ पर जो कुछ बीती है वो ठोस हकीकत है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम इस वक्त मेरे सामने बैठी हो। मैंने कहा, तुम तजस्सुस पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? या वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। तुम जानते हो मैंने कभी तुम्हारी किसी बात पर शुबा नहीं किया। बहरहाल अब शुरू हो जाओ, मैं सुनने को बेचैन हूँ। मैं चांदे में खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसे रत्ना पार्क में मिलने वाले क्रिस्टल के टूटे हुए मुजस्मे के बारे में बताने लगा। मैं जैसे जैसे बात को आगे बढ़ाता रहा उसके चेहरे पर सनसनी के आसार नुमाया होते जा रहे थे। लगता था जैसे उसे मेरी बात का यकीन ना आ रहा हो, लेकिन वो ये भी जानती थी कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला था। मुझे तो झूठ से सख्त नफरत थी। तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये देखो, मैंने कमीज के बटन खोलकर उसे अपने गले में पड़ा हुआ हार दिखाया। ये हार नील गरी के गले की जीनत बना हुआ था। सुबह जब वो गायब हुई तो ये हार बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ओह, उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, क्या मैं ये माला देख सकती हूँ? मैंने वो हार गले से उतार लिया। या मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि जब से ये हार मैंने गले में डाला था मुझे इसके लम्स से एक अजीब सी हरारत का एहसास हो रहा था। इस वक्त मैंने हार उतार कर बिमला के हाथ पर रखा तो उसने हाथ झटक दिया। क्या हुआ? मैंने हैरत से उसे देखा। ये तो अंगारों की तरह तप रहा है, तुमने गले में कैसे पहना हुआ था? वो हाथ को आहिस्ता आहिस्ता झटकते हुए बोली, शायद तुम्हारे मन में कोई खोट आ गई है। मैंने माला उठाते हुए कहा, हाँ मैं सोच रही थी कि तुम झूठ बोल रहे हो और पता नहीं ये माला कहाँ से उठा लाए हो। मुझे जिंदगी में पहली बार तुम्हारी बातों पर शुबा होने लगा था। मैं ये भी सोच रही थी कि गुज़िश्ता रात तुम किसी और आवारा लड़की को वहां लेकर गए थे और उसके साथ खूब दारू भी पिया था। सॉरी हिम्मत सिंह, वो निदामत भरी नजरों से मुझे देखते हुए कह रही थी, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। हालांकि मैं जानती हूँ तुमने कभी झूठ नहीं बोला। लो अब इस हार को देखो। मैंने कहा, अब तुम्हारा मन साफ हो गया है, अब ये तुम्हें अंगारे की तरह तपता हुआ नहीं लगेगा। बिमला ने डरते डरते हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने माला उसके हाथ पर रखती उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस मर्तबा कुछ नहीं हुआ था।
वो माला को दोनों हाथों में पकड़कर देखने लगी, फिर उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे पहन लो, वो मुस्कुराते हुए बोली। ये एक महान शक्ति की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, बल्कि तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। मुझे यकीन है ये माला आगे चलकर तुम्हारे बहुत काम आएगी। हम देर तक नीलगिरी के बारे में बातें करते रहे और फिर मेरे दिमाग पर गुनूदगी तारी होने लगी। मैं तकरीबन रात भर का जागा था। सुबह अगरचे चंद घंटे सो गया था, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मैं बिस्तर पर लेटा तो बिमला उठकर बाहर चली गई। मेरी आंखें बंद थी और मैं कुछ देर बाद नींद की आगोश में पहुंच गया। मैं शाम 5 बजे बेदार हुआ। कुछ देर तक पलंग पर पड़ा ईंटता रहा, फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। ठंडे पानी के गुस्ल से सारी कसलमंदी दूर हो गई। मैं तैयार होकर कमरे से निकल रहा था कि बिमला से टकरा गया। वो कमरे में आ रही थी। ओह, वो गड़बड़ा सी गई। मैं तुम्हें जगाने के लिए आ रही थी। आओ लान में चलकर बैठते हैं। काशमा चाय बना रहा है। इंस्पेक्टर आजम या बरिंद्रा का फोन तो नहीं आया? मैंने उसके साथ चलते हुए पूछा। दोपहर 3 बजे के करीब बरिंद्रा का फोन आया था। मैंने उसे बताया कि तुम सो रहे हो। उसने जगाने को मना कर दिया। बिमला ने बताया, मुझे जगा देती। मैंने कहा, तुम जानती हो मैं उससे जरूरी बात करना चाहता था। उसने कहा था कि वो 5 बजे के लगभग दोबारा फोन करेगा, इसलिए तो मैं तुम्हें जगाने के लिए आ रही थी। हो सकता है थोड़ी देर में उसका फोन आ जाए, बिमला ने कहा। हम लॉन में आकर बैठे ही थे कि गेट के सामने जीप आ रुकी और फिर 1 मिनट बाद बरिंद्रा और इंस्पेक्टर आदम हमारे सामने मौजूद थे। वो हमारे पास लानी में बैठ गए और उसके 10-15 मिनट बाद काशमा हम सब के लिए चाय ले आया। चाय के दौरान ही में उन्हें देशमुख और नागपाल के मंसूबे से आगाह कर दिया गया। हमें भी अपने मुखबरों से कुछ ऐसी ही इतला मिली है। इंस्पेक्टर आदम खान ने मेरी बात सुनने के बाद कहा, लेकिन बिहारी लाल का नाम सुनने में नहीं आया। ताहम इतला यह है कि चंद रोज के अंदर अंदर हिंदुस्तान के एक MPA को काठमांडू में कत्ल कर दिया जाएगा, जिसे बुनियाद बनाकर हंगामे शुरू कर दिए जाएंगे। बहरहाल नाम मालूम हो जाने से हमें गाइडलाइन मिल गई है। हम आज ही मालूम कर लेंगे कि बिहारी लाल यहाँ कब आ रहा है और वो जैसे एयरपोर्ट पर जहाज से उतरेगा अब उसकी निगरानी शुरू कर देंगे। ये बात बरिंद्रा ने कही थी। और देशमुख के बारे में कोई रिपोर्ट? मैंने सवालिया निगाहों से बारी बारी दोनों को देखा। कुछ पेशरफ्त हुई है, बरिंद्रा ने जवाब दिया। रवि की मौत के बाद वो नागपाल के पास चला गया है। हमने उसके बारे में अपनी वजारत दाखिला को रिपोर्ट भेज दी है और मुझे उम्मीद है कि ये रिपोर्ट कल सुबह तक वजारत खारजा के दफ्तर में पहुंच जाएगी और वजारत खारजा भारतीय सफीर को अपने दफ्तर में तलब करके उसे देशमुख की नापसंदीदा सरगर्मियों से आगाह कर देगी। गुड आइडिया, मैंने कहा, लेकिन मेरा ख्याल इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी हुकूमत की तरफ से एहतियाज तो रिकॉर्ड हो जाएगा। बरिंदा ने कहा, हाँ ये बात तो दुरुस्त है। मैंने सर हिलाया। चाय के दौरान इसी मौजू पर गुफ्तगू होती रही। मैंने उन्हें रत्ना पार्क से मिलने वाले क्रिस्टल के मुजस्मे और नीलगिरी के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्हें ऐसी कोई बात बताने की जरूरत भी नहीं थी। 6:30 बजे के करीब वो दोनों रुखसत हो गए। उसके चंद मिनट बाद हम भी शोभा से मिलने के लिए हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। हॉस्पिटल में मरीजों से मिलने के लिए वक्त मुकर्रर था, लेकिन हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं थी। शोभा प्राइवेट रूम में थी और उसकी हिफाजत के लिए भी 2 पुलिस वाले हर वक्त कमरे के सामने मौजूद रहते थे। हमारे बारे में उन्हें हदायत थी कि हम जब चाहें शोभा के पास जा सकते हैं। शोभा की हालत पहले से काफी बेहतर थी और वो बड़ी तेजी से रूबह सेहत हो रही थी। इंस्पेक्टर बरिंद्रा ने अपने ताल्लुकात से काम लेते हुए नर्स मायावती की ड्यूटी भी उसी के कमरे में लगवा दी थी। मायावती की ड्यूटी अगरचे शाम 6 बजे खत्म हो जाती थी, लेकिन वो रात 10-11 बजे तक शोभा के पास रहती थी। जब हम कमरे में दाखिल हुए तो मायावती भी दूसरी नर्स के साथ कमरे में मौजूद थी। वो अपनी यूनिफॉर्म उतार कर घर के कपड़े पहन चुकी थी और उसने मुंह हाथ धोकर चेहरे पर हल्का सा मेकअप भी कर लिया था। हम 8:30 बजे शोभा के पास बैठे रहे और जब वहां से रुखसत हुए तो मायावती भी हमारे साथ थी। हमारा प्रोग्राम ये था कि दरबार मार्ग के इलाके में रत्ना होटल में खाना खाकर मायावती को उसके फ्लैट पर ड्रॉप करते हुए अपने डाक बंगले की तरफ निकल जाएं। हम शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते हुए तकरीबन पौन घंटे में रत्ना होटल पहुंच सके। आम हालात में ये फासला ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में तय हो सकता था, लेकिन इस वक्त शहर की तमाम सड़कों पर ट्रैफिक की भरमार रहती थी। जगह जगह ट्रैफिक जाम होता। बाज़ औक़ात तो चंद मिनट का फासला ट्रैफिक जाम की वजह से घंटों में तय हो पाता। रत्ना होटल के रेस्टोरेंट में भी इस वक्त रौनक शबाब पर थी। कोई मेज खाली नजर नहीं आ रही थी। हम हॉल के दरवाजे के करीब खड़े मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देख रहे थे कि माया मुझे और बिमला को इशारा करते हुए तेजी से एक तरफ लपकी। एक मेज खाली हो रही थी। इससे पहले कि कोई और ग्राहक वहां तक पहुंच सके हम उस मेज पर काबिज हो गए। उस तरफ सर्व करने वाली वेटरेस भी हमारी स्फूर्ति पर मुस्कुराए बगैर ना रह सकी। हमने वेटरेस को अपनी अपनी पसंद के खाने नोट करवा दिए और मैं मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखने लगा। हमारी मेज पर खाना सर्व होने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। खाने के दौरान एक मौके पर बिमला का हाथ मुंह की तरफ जाते जाते रुक गया। वो परेशान नजरों से मेरी पुश्त की तरफ देख रही थी। क्या हुआ? मैं उसकी कैफियत देख कर चौंक गया। वो तुम्हारे पीछे तीसरी मेज पर इंस्पेक्टर पांडे। बिमला कहते कहते रुक गई। इंस्पेक्टर पांडे के नाम पर मेरी आंखों में उलझन सी घेर गई। फौरी तौर पर उस नाम की शिनाख्त मेरे जहन में नहीं आ सकी थी, लेकिन जब मैंने गर्दन घुमा कर देखा तो सारी बात मेरी समझ में आ गई। उस शख्स को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। फ्रेंच कट दाढ़ी, बारीक मूंछें, पीछे को बने हुए सर के बाल, आंखों पर गोल्डन फ्रेम की ऐनक और कीमती लिबास। वो इंस्पेक्टर पांडे ही था जो अरसा पहले राजस्थान में सरसिका के करीब पहाड़ियों में काली के मंदिर से करोड़ों रुपए की नकदी और मंदिर पर भेंट में चढ़ाए जाने वाले
तलाई जेवरात लेकर फरार हो गया था और हिंदुस्तान की पुलिस उसकी तलाश में टामक टोइयां मारती रह गई थी। उसने अगरचे अपना हुलिया बदल लिया था, लेकिन हम उसे कैसे बोल सकते थे। इस बदले हुए हुलिये में भी बिमला ने फौरन ही उसे पहचान लिया था। बिमला जब सारस्का के जंगल में डाकुओं के कब्जे में थी तो मैं उसे छुड़ाने के लिए जंगल में घुस गया था और बाद में इंस्पेक्टर पांडे भी पुलिस फोर्स लेकर जंगल में दाखिल हो गया था और फिर डाकुओं के गिरोह के कला कमा और उस गिरोह के सरगुना गंगोली चौधरी को मौत के घाट उतारने के बाद इंस्पेक्टर पांडे 2 दिन तक हमारे साथ जंगल में रहा था। उसके बाद जब ठाकुर भानु सिंह और रूपमती का एक्सीडेंट हुआ था तो इंस्पेक्टर पांडे ही इस हादसे की तफ्तीश कर रहा था और हमारा अक्सर उससे मिलना जुलना रहता था। और फिर उसके तकरीबन 1 हफ्ते बाद वो पहाड़ियों में काली के मंदिर से दौलत लेकर फरार हो गया था और अब वो अगरचे बहुत अरसे बाद नजर आया था, लेकिन हम उसे कैसे बोल सकते थे। अब ये बात भी मेरी समझ में आ गई थी कि हिंदुस्तान की पुलिस इंस्पेक्टर पांडे को तलाश क्यों नहीं कर सकी थी। मेरा ख्याल था कि वो कुछ अरसे हिंदुस्तान ही में कहीं रोपोश रहने के बाद नेपाल आ गया था। इंस्पेक्टर पांडे अकेला नहीं था, उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। उसकी उम्र 20-22 साल के लगभग रही होगी। थी तो वो नेपाली, लेकिन उसकी रंगत निखरी हुई और चेहरे के नकूश बड़े दिल फरेब थे। उसने सेलुलैस ब्लाउज और स्कर्ट पहन रखा था। वो दोनों भी खाना खा रहे थे। इंस्पेक्टर पांडे के हाथ में नवाला था और इत्तफाक से उसी वक्त उसकी नजरें भी मेरी नजरों से मिल गईं। नवाला उसके हाथ से छूटकर गिर गया। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया और आंखों में वहशत सी भर गई। मैं अपनी जगह से उठकर पांडे की मेज पर पहुंच गया। उसके चेहरे पे हवाइयां सी उड़ने लगी थी। वो एक साबिक पुलिस ऑफिसर था। उसका बड़ा दबदबा था, लेकिन इस वक्त मुझे अपने सामने देखकर खौफजदा हो गया था। हालांकि मैं कानून का मुहाफिज नहीं था, ना उसे पकड़ने की मुहिम पर निकला हुआ था, लेकिन एहसास जुर्म बहुत बड़ा खौफ होता है। वो जानता था कि वो एक संगीन जुर्म करके भागा हुआ है और पकड़े जाने के खौफ ने उसके दिल पर लर्जा सा तारी कर दिया था। इत्मीनान से खाना खाओ, मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा। कोई परेशानी नहीं, बाद में किसी जगह बैठकर इत्मीनान से बात करेंगे। और सुनो, मुझे मिले बगैर मत जाना। मेरा लहजा नॉर्मल था और होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसके साथ ही लड़की की आंखों में उलझन सी तैर गई। हेलो हनी, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। हम पुराने दोस्त हैं, बहुत अरसे बाद आमना सामना हुआ है। तुम लोग आराम से खाना खाओ, बाद में मिलेंगे। मैं अपनी मेज पर आ गया और कुर्सी पर बैठने से पहले मैंने पांडे की तरफ देखा। उसकी कैफियत किसी हद तक मामूल पर आ गई थी, लेकिन आंखों में किसी कदर वहशत बदस्तूर मौजूद थी। मैंने उस लड़की के सामने उसे उसके नाम से मुखातिब नहीं किया था। वो यहाँ न जाने किस नाम से रह रहा था। उसके असल नाम का इंकिशाफ उसके लिए किसी किस्म की उलझने पैदा कर सकता था और फिर मेरा लहजा और अंदाज भी दोस्ताना ही रहा था। मैं दरअसल पांडे को भड़काना नहीं चाहता था। उसे देखकर तो अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा था। पांडे जहाँ मेरे काम आ सकता था और मैंने फौरन ही फैसला कर लिया था कि दुश्मनों की तादाद में इजाफा करने की बजाय पांडे को दोस्त बनाया जाए। देशमुख राजस्थान से एमपीए था और पांडे का ताल्लुक भी राजस्थान ही से था। इस हवाले से वो मेरे बहुत काम आ सकता था। वो पांडे ही है ना? बिमला ने मेरी तरफ देखते हुए मदम लहजे में कहा। हाँ वही है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खाने के बाद किसी और जगह पर बैठकर हमारी बातें होंगी। वो कौन है? मायावती ने भी एक सवाल कर डाला। पुराना दोस्त है, इत्तफाक से आमना सामना हो गया है, बहुत दिलचस्प आदमी है, मैंने जवाब दिया। और फिर हम खामोशी से खाना खाने लगे। हमारा खाना भी जारी था कि बिमला ने आगे झुकते हुए सरगोशी की। वो बिल अदा करके उठ रहे हैं, घबराओ नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। मैंने गलत नहीं कहा था, क्योंकि अगले ही लम्हे पांडे उस लड़की के साथ हमारे सामने खड़ा था। हम काफी शाम में जा रहे हैं, तुम लोग वहीं आ जाना, काफी इकट्ठे ही पियेंगे, पांडे ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब था कि वो अपने आप पर मुकम्मल तौर पर काबू पा चुका था। उसने बिमला की तरफ देखा। हेलो देवी जी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं महाराज? बिमला ने जवाब दिया। बिल्कुल ठीक, पांडे बोला। बहरहाल तुम लोग काफी शाम में आओ तो इत्मीनान से बातें होंगी। और फिर वो मेरे कंधे पर झुक गया। मेरा नाम चितरंजन है, बोलना नहीं। उसकी सरगोशी इतनी हल्की थी कि मैं भी बमुश्किल आवाज सुन सका। पांडे उस लड़की के साथ मेजों के दरमियान चकराता हुआ हाल से निकल गया। उसके तकरीबन 15 मिनट बाद हमने भी खाना खत्म करके बिल अदा किया और हाल से बाहर आ गए। वसी और इस लॉबी के बाईं तरफ एक कुशादा रायदारी थी, जहाँ चंद गिफ्ट शॉप्स थी। उस रायदारी के बिल्कुल आखिर में काफी शॉप के अल्फाज चमक रहे थे। हम दुकानों में सजे हुए सामान को देखते हुए काफी शॉप में दाखिल हो गए। ये भी खासा वसी हाल था। यहाँ कई मेजें खाली थी। काफी शॉप में रश ना होने की वजह से ये भी था कि डाइनिंग हॉल में खाने से फारिग होने वाले बेशतर लोग होटल के नाइट क्लब का रुख कर रहे थे। इस तरफ सिर्फ वही लोग आ रहे थे जिन्हें बेहंगम उछल कूद और पुरशोर मौसीकी से कोई दिलचस्पी ना थी। इंस्पेक्टर पांडे उस लड़की के साथ खिड़की के साथ वाली एक मेज पर बैठा हुआ था। हम करीब पहुंचे तो उन दोनों ने उठकर हमारा इस्तकबाल किया। पांडे ने मधुमाला के नाम से उस लड़की का तारुफ कराया। मैंने पहली बार गौर से उसकी तरफ देखा। वो खासी हसीन थी। उसकी कलाई में सोने का कड़ा था और दाईं कलाई में खूबसूरत और कीमती मर्दाना घड़ी बंधी हुई थी। मैंने बिमला के बाद मायावती का तारुफ कराया तो पांडे मुस्कुराते हुए बोला, देवी जी से मुलाकात हो चुकी, लेकिन इन्हें शायद याद नहीं। मुझसे? मायावती के लहजे में हैरत थी। आप तो लोगों के चेहरे याद नहीं रख सकती, लेकिन हम आपको नहीं बोल सकते, पांडे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
मैं चंद महीने पहले बीमार हुआ था और पूरा एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहा था। मैं समझता हूँ कि डॉक्टरों की दी हुई कड़वी कसीली दवाओं से ज्यादा आपकी मसीहाई मरीजों के मन में जीवन की जोत जगाती हैं। पांडे की इस बात पर मायावती ने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया। हमारी बातों के दौरान एक सांवली सी वेटर्स ने हमारे सामने काफी सर्व कर दी। काफी की चुस्की के दौरान गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहा। मैं पांडे को चितरंजन नाम ही से मुखातिब करता रहा। पांडे ने रूपमती और ठाकुर बारू सिंह के बारे में भी पूछा था। हकीकत ये है कि जब हम सारसका में थे तो इंस्पेक्टर पांडे के साथ हमारे चंद रोज बड़े अच्छे गुजरे थे। मैं शायद पहले भी कहीं बता चुका हूँ कि सारसका में पांडे ही एक जिम्मेदार और फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर नजर आया था, लेकिन आखिर में उसने जो हरकत की थी उस पर तो मैं आज तक हैरान था और अब तवील अरसे बाद उससे सामना हुआ तो मैं ये जानने के लिए बेचैन था कि उसने ऐसी घिनौनी हरकत क्यों की थी कि उसकी जिंदगी भर की नेक नामी गंदगी में गर्क होकर रह गई थी। पांडे ने भी शायद मेरी इस बेचैनी को महसूस कर लिया था। अगर आप तीनों खवातीन इजाजत दें तो हम दोनों जरा अलग बैठकर बिजनेस की बातें कर लें, उसने बारी बारी बिमला वगैरह की तरफ देखते हुए कहा। जवाब में उन तीनों ने मुस्कुराने पर ही इत्तफाक किया। हमने अपने अपने मग उठा ली और हाल के पहलू के दरवाजे से निकलकर हाल में आ गए, जहाँ भी मेजें और कुर्सियां बिछी हुई थी। उनके साथ रंगीन छतरियां भी लगी हुई थी। सिर्फ 2 मेजें ऐसी थी जिन पर 2 जोड़े बैठे हुए थे, बाकी 4 मेजें खाली थी। हम उस खिड़की से जरा हटकर एक मेज पर बैठ गए, जहाँ से हम खिड़की के रास्ते बिमला वगैरह को भी देख सकते थे। मैं बहुत कुछ जानने के लिए बेचैन हूँ पांडे, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अब तुम शुरू हो जाओ, मुझे बताओ कि तुमने ऐसी घिनौनी हरकत क्यों की थी और इतना अरसा कहाँ गायब रहे। घिनौनी हरकत? पांडे के मुंह से गहरा सांस निकल गया। सबसे पहले तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मधुमाला के सामने मेरी लाज रख ली और कोई ऐसी बात नहीं की कि उसे मुझ पर शक का मौका मिलता। जाहिर है तुमने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की थी, बल्कि मैं तो तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने जख्मी जानकी को शहर भिजवाने के लिए फौरी तौर पर जीप का बंदोबस्त कर दिया था। मैंने कहा, अरे तुम्हारी उस दोस्त को तो मैं भूल ही गया, कैसी है वो? उसने पूछा। वो अब हमारे बीच नहीं रही, मैंने जवाब दिया। ओह, क्या वो उस रोज? नहीं, मैंने उसकी बात काट दी। उसके वो जख्म तो ठीक हो गए थे। कई महीनों बाद हरी दीवार में उसी शैतान से तसादुम हो गया था, जिसकी तलाश में हम सारसका की पहाड़ियों वाले मंदिर तक गए थे। बहरहाल एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। मुझे अफसोस हुआ, पांडे ने कहा। मैं तुमसे कुछ सुनने का मुंतजिर हूँ, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। यह भी एक लंबी कहानी है, पांडे मुस्कुरा दिया। अभी तुमने कहा था कि यह बहुत घिनौनी हरकत थी, ठीक कहा तुमने, लेकिन 20 साल की पुलिस सर्विस में मुझे क्या मिला? मैंने कई बार अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, अवाम के जान माल के तहफ्फुज़ के लिए बदमाशों, चोरों, डाकुओं और कातलों से मुकाबले किए। मेरे जिस्म पर गोलियों के कम से कम निस्फ दर्जन निशान ऐसे हैं जो मेरी फर्जशनासी, दयानतदारी और बहादुरी का सबूत है। लेकिन उन 20 बरसों में अवाम और हुकूमत ने मुझे क्या दिया? सिर्फ 4000 रुपए महीना तनख्वाह। मेरी फर्ज शनासी और बहादुरी की गवाही तो तुम भी दोगे। मैंने कभी अपने फर्ज से गफलत नहीं बरती। मैं जराइम पेशा लोगों के साथ किसी लड़ाई में मारा जाता तो मेरी बहादुरी और फर्ज शनासी के गुण गाए जाते। मुझे बाद अज़ मर्ग अवार्ड दिया जाता और अगर खुशकिस्मती से मैं मौत से बचकर अपनी सर्विस पूरी कर लेता तो रिटायरमेंट पर मेरे हाथ में चंद हजार रुपयों का चेक दिया जाता। और बस वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मैंने अगर वो घिनौनी हरकत की थी तो क्या बुरा किया था? क्या मेरे दिल में अरमान नहीं थे? मेरी ख्वाहिशात नहीं थी? क्या मैं 4000 रुपए महीने की तनख्वाह में ऐसा कीमती लिबास पहन सकता था? किसी ऐसे बड़े होटल में कदम रखने की जुरात कर सकता था? नहीं मेरे दोस्त। उसने गहरा सांस लिया और बात जारी रखते हुए बोला, वैसे भी वो दौलत मैंने किसी घर से नहीं चुराई थी, वो तो मंदिर का माल था। मैं ना चुराता तो मुझसे बड़े चोर वहां मौजूद थे, वो सब कुछ हड़प कर जाते। ये पंडित और पुजारी क्या सेवा खिदमत करते हैं, वो जनता की, बल्कि वो तो जनता को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर दोनों हाथों से उन्हें लूट रहे हैं। ऐश करते हैं वो लोग। अगर मैंने उस बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं तो क्या जुर्म किया है? हाँ वाकई तुमने भगवान के घर में चोरी करके कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन भगवान, उसने मेरी बात काट दी। मैं किसी धर्म वर्म को नहीं मानता। मैंने जब ये मंसूबा बनाया था तो मेरे साथियों ने मुझे बहुत डराया था कि काली का अजाब मुझे तबाह कर देगा, और तुम देख रहे हो कि काली का अजाब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं ऐश कर रहा हूँ। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, इससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये पंडित और पुजारी लोग धर्म से कितने मुखलिस हैं। धर्म से तो इन पंडितों और पुजारियों के खुलूस का मुझे बखूबी अंदाजा हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हारी बात जरूर सुनना चाहूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि सारसका से फरार होने के बाद मैं पूरा 1.5 महीना गोरखपुर के एक मंदिर में रोपोश रहा था, पांडे ने कहा। इस इंकिशाफ पर मुझे वाकई हैरत हुई थी। पांडे ने जो वारदात की थी वो ऐसी नहीं थी कि धर्मचारी और कानून के मुहाफिज उसे आसानी से फरामोश या नजरअंदाज कर देते। पहाड़ियों में काली के मंदिर से करोड़ों रुपए की नकदी और जेवरात लूटने के अलावा उसके हाथों उस मंदिर के 2-3 पंडितों के कत्ल भी हुए थे। इस तरह एक तरफ कानून के मुहाफिज और दूसरी तरफ पंडित पुजारी शिकारी कुत्तों की तरह उसे तलाश कर रहे थे। हिंदुस्तान भर के छोटे बड़े तमाम मंदिरों को इस वारदात से आगाह कर दिया गया था और सारे हिंदुस्तान के पंडित और पुजारी बड़ी सरगर्मी से उसकी तलाश में थे और बकौल उसके को वो एक मंदिर ही में पनाह लिए हुए था। मुझे मंदिर में पनाह देने वाला भी एक पंडित ही था, पांडे कह रहा था।
वो जान गया था कि मैं ही वो शख्स हूँ जिसकी पूरे हिंदुस्तान की पुलिस और पंडितों को तलाश है। लेकिन नोटों की एक मोटी सी गड्डी ने उस पंडित का मुंह बंद कर दिया। उसका धर्म 4 रुखसत हो गया। उसने मुझे ना सिर्फ अपने मंदिर में पनाह दी बल्कि मेरे लिए शराब और लड़कियों का बंदोबस्त भी करता रहा। वो पंडित मुझे मेरी तलाश के हवाले से खबरें देता रहा। वो अगर चाहता तो मुझे बड़ी आसानी से पकड़वा सकता था, लेकिन उसे क्या मिलता? शायद 10, 12, 15 हजार रुपए इनाम के तौर पर मिल जाते, लेकिन मैंने उसे 2 लाख रुपए दिए थे। छोटे से मंदिर के उस पंडित ने इतनी बड़ी रकम कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। वो मेरा मुहाफिज बन गया। उस पंडित ने ना सिर्फ मेरी हिफाजत की बल्कि मेरे ऐशो आराम का भी ख्याल रखा। 1.5 महीने बाद जब मेरी तलाश का काम खत्म हुआ तो उस पंडित ने हिंदुस्तान से निकलने में भी मेरी पूरी मदद की। वो कैसे? मैंने सवालिया निगाहों से उससे देखा। गोरखपुर नेपाल की सरहद से ज्यादा दूर नहीं, पांडे ने बात जारी रखते हुए कहा। नेपाल की ऐन सरहद पर लंबीन नाम का वो कस्बा है जहाँ महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था। बुद्ध की इस जन्म भूमि की जियारत के लिए बख्शू बड़ी तादाद में गोरखपुर के रास्ते उस तरफ आते रहते हैं। उस पंडित ने कुछ रकम खर्च करके मेरे लिए जाली कागजात बनवा दिए और मुझे बख्शुओं के एक काफिले में शामिल कर दिया। बुद्ध बख्शू बनने के लिए मुझे गंजा भी होना पड़ा था। बहरहाल मैं बख्शुओं के उस काफिले में शामिल होकर बड़ी आसानी से वहाँ से निकल गया। एक दिन वहाँ रुका और फिर काठमांडू तक पहुँचने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। यहाँ 4 रोज में बख्शू ही के बेस में एक कसरूपा में रहा और फिर बख्शू वाला लिबादा उतार कर शहर के गुंजान और घटिया तरीन इलाके में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगा। मेरे पास बेहिसाब दौलत थी और मुझे दौलत खर्च करने की कोई उजलत नहीं थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि शाह खर्ची मुझे लोगों की नजरों में मशकूक बना सकती है। इसलिए मैं एहतियात से काम ले रहा था। मैं हर चंद महीनों बाद ठिकाने बदलता रहा। उसके साथ ही उन इलाकों के हिसाब से मेरे माली हालात में तब्दीली आती गई और बिलाखिर कुछ अर्सा पहले मैंने बोधनाथ में एक पुराना हवेली नुमा मकान खरीद लिया जो बरसों से वीरान पड़ा था। उस वक्त तक मैं शहर में अपनी हैसियत और शख्सियत मुस्तहकम कर चुका था। किसी को मुझ पर शुबा नहीं हुआ कि मैं दर हकीकत कौन हूँ। उस पुराने हवेली नुमा मकान पर 2 लाख रुपए खर्च करके मैंने उसे अपनी जन्नत बना लिया। तुम देखोगे तो हैरान रह जाओगे। ये बोधनाथ कहाँ है? मैंने पूछा। शहर से चंद मील दूर शुमाल की तरफ एक बड़ी पुरसुकून और खूबसूरत जगह है, पांडे ने जवाब दिया। वहाँ एक बहुत बड़ा बुद्ध स्तूपा भी है। दौलतमंद लोगों का इलाका है। हवेली और महल नुमा मकानात एक दूसरे से इतने फासले पर हैं कि किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, तुम शायद अभी तक शहर से बाहर नहीं निकले। बड़ी खूबसूरत जगह है। काठमांडू वैली के शहर के इतराफ में मीलों दूर तक फैली हुई है। दरिया में गुनगुनाते झरने हैं, आबशारें हैं। यहाँ तुम्हें फितरत के ऐसे ऐसे हसीन मनाजर दिखाई देंगे कि तुम्हें हैरत होगी। वो लोग ज्यादातर शहर से बाहर उसी वादी में छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ये सब तो बाद में देखा जाएगा। एक बात और पूछना चाहता हूँ। मैंने उसे टोक दिया। हिंदुस्तान का कानून तो शायद तुम्हें भूल गया हो, लेकिन क्या वो पंडित और पुजारी भी तुम्हें भूल चुके हैं? क्या तुम्हारे ख्याल में वो तुम्हारी तलाश में यहाँ नहीं आए होंगे? वो लोग मुझे वाकई नहीं भूले, पांडे ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। ये पंडित और पुजारी, इनका तो धर्म ही पैसा है। उस चोट को इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं? उस वाक़े को अगरचे कई माह बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने मेरी तलाश खत्म नहीं की, बल्कि तलाश का ये दायरा भारत से निकलकर दूसरे मुल्कों तक फैल गया है। 6 महीने पहले बर्मा की सरहदी इलाके में मेरे एक साथी को पकड़ लिया गया था। खाली के मंदिर से माल लूट कर फरार होने वाले हम 4 आदमी थे। एक मैं, दूसरा सब इंस्पेक्टर, तीसरा एक हेड कांस्टेबल, चौथा हवालदार था। फरार के अगले ही रोज हम इससे बांटकर एक दूसरे से अलग हो गए। हेड कांस्टेबल 6 महीने पहले बर्मा के सरहदी कस्बे से पकड़ा गया। उसे कुछ बरामद नहीं हो सका, लेकिन पुजारियों ने उसे अज़ियतें दे देकर हलाक कर दिया। उसके बारे में ये सब कुछ अखबारात में छपा था। 3 महीने पहले आसन टोल के इलाके में वाकई एक मंदिर के करीब एक ऐसा साधु मेरी नजरों में आया जिसे अरसा पहले मैंने सारसका में देखा था। उसके बारे में मेरा ये शुबा दुरुस्त साबित हुआ कि वो मेरी और इंस्पेक्टर जगदेश की तलाश में यहाँ आया हुआ था। इससे पहले भी 2 पार्टियां मेरी तलाश में यहाँ आ चुकी थी। मैं अपनी हवेली में महसूर होकर रह गया। इंतहाई हम जरूरत के वक्त ही बाहर निकलता। 15 दिन बाद जब मेरे एक आदमी ने बताया कि वो साधु वापस जा चुका है, तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। गोया तुम्हारे दिल में अब भी उनका खौफ है? मैंने उसके खामोश होने पर पूछा। ये खौफ तो कभी नहीं निकल सकता, पांडे ने जवाब दिया। तुम्हें देखकर भी मेरा दिल कांप उठा था। पहले तो मैं यही समझा कि शायद तुम भी मेरी तलाश में यहाँ आए हो, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे कतरे इत्मीनान हुआ। लेकिन अगर वाकई ऐसा हो तो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। नामुमकिन, पांडे ने ठोस लहजे में जवाब दिया। मुझसे पहले तुम काली के मंदिर की उस दौलत तक पहुंच चुके थे और तुम्हें मौका भी हासिल था। तुम अगर चाहते तो वो सारी दौलत लेकर फरार हो सकते थे और किसी को पता भी ना चलता और हम भी टापते रह जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें दौलत का लालच नहीं था। इसके अलावा इस वाक़े से पहले कई रोज तक मेरा तुम्हारा साथ रहा था। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बड़ी हद तक समझ चुका था। हमारी ये मुलाकात महज इत्तफाक है और तुम्हारे बारे में तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में दौलत का कोई लालच नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि यहाँ किस सिलसिले में आए हुए हो। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। तुम अगरचे अपने मुल्क की पुलिस को भी मतलूब हो और धर्म के ठेकेदारों को भी, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं लगने दूंगा। कहो क्या मामला है? उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा।
देशमुख को जानते हो? राजस्थान का एमपी है। मैंने कहा उस हरामी को कौन नहीं जानता, पांडे ने जवाब दिया। चंद रोज पहले मैंने उसे यहाँ देखा था, रवि नामी एक मुकामी गुंडे के साथ, लेकिन एक रोज अखबार में पढ़ा था कि रवि एक झड़प में मारा गया है। देशमुख भी उसके बाद नजर नहीं आया, शायद इंडिया भाग गया होगा। मैंने उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश भी नहीं की। दरअसल मैं हर उस शख्स से दूर रहने की कोशिश करता हूँ जिसका ताल्लुक राजस्थान से हो, लेकिन तुम उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? वो इंडिया फरार नहीं हुआ, काठमांडू ही में है, मैंने जवाब दिया। मैं उसी का पीछा करता हुआ यहाँ आया हूँ। उसने मेरी एक दोस्त को हरी दीवार में कत्ल कर दिया था और दूसरी दोस्त को अगवा करके यहाँ ले आया था, जिसे मैंने उसके शिकंजे से छुड़ा लिया, लेकिन देशमुख गायब हो गया। उससे अभी मुझे कुछ हिसाब करना है, इसलिए अब भी मैं उसकी तलाश में हूँ और यहाँ की पुलिस भी उसे ढूंढ रही है, क्योंकि देशमुख ने काठमांडू आते ही अपना खाता खोल लिया था। इसके हिसाब में कम से कम 4 अफराद का कत्ल है। पुलिस को उससे निमटने दो, पांडे ने कहा। तुमने अपनी दोस्त को उसके शिकंजे से छुड़ा लिया, यही गनीमत है। बेहतर है कि अब उससे दूर ही रहो। नागपाल के बारे में क्या जानते हो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। हिम्मत सिंह, उसने मुझे घूरा। मालूम होता है यहाँ अगर तुमने कुछ ज्यादा ही हाथ पैर फैला लिए। जानते हो नागपाल कौन है? एक जहरीला सांप, मैंने जवाब दिया। मार आस्तीन, इस धरती ने उसे जन्म दिया है, इसे पाला है, उसे जिंदगी दी, इज्जत दी, दौलत दी, और वो अपनी इस धरती माँ को क्या सिला दे रहा है? धरती तो माँ समान होती है पांडे, और वो नागपाल गैरों के हाथ अपनी इस माँ का सौदा कर रहा है। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बात जारी रखी। तुमने भारत की सरजमीन पर जन्म लिया और तुम इससे इनकार नहीं करोगे कि उस सरजमीन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया। तुम एक जुर्म करके वहां से भाग आए, लेकिन तुम अपने वतन की मिट्टी को तो नहीं भूल सकते। तुम्हारी जड़ें तो अब भी इसी मिट्टी में है। तुमने अपने ऐशो आराम और दौलत हासिल करने के लिए एक जुर्म तो किया, लेकिन तुम इस धरती का सौदा तो नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अब भी उसी मिट्टी से जुड़े हुए हो। लेकिन ये नागपाल, ये तो वाकई आस्तीन का सांप है, जिसमें बेपनाह जहर भरा हुआ है। ये दुश्मनों के हाथ ही अपनी माँ का सौदा कर रहा है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसे नागपाल के बारे में वो सब कुछ बताने लगा जो अब तक मुझे मालूम हुआ था। और ये देशमुख भी आजकल उसी के पास है। ये लोग नहायत घिनौने मंसूबे पर काम कर रहे हैं। क्या तुम्हारे ख्याल में इन्हें आजाद छोड़ देना चाहिए? मैंने एक जुर्म जरूर किया था, लेकिन अपने वतन की मिट्टी से नाता नहीं तोड़ा, पांडे ने कहा। देशमुख को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो गुंडागर्दी और बदमाशी की ताकत पर एमपीए बना था। उसका मकसद ज्यादा से ज्यादा दौलत समेटना था, और वो एमपीए के रुतबे की परवाह किए बगैर ऐसी घिनौनी हरकतें करता रहा। दौलत के उसूल के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन धरती माँ का सौदा, मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसे बेजमीर शख्स को तो जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए। मैं गहरी नजरों से पांडे के चेहरे के तासरात का जायजा लेता रहा। उसके बारे में मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उसने काली के मंदिर की दौलत जरूर लूटी थी, लेकिन वो अपनी धरती का गद्दार नहीं था। मैं देर तक उससे नागपाल और देशमुख के बारे में बातें करता रहा। ठीक है, उसने गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मुझसे जो कुछ हो सके करूंगा। वैसे तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ, मैंने इस बात में सारी लाया। तुम डकैती और कत्ल जैसे संगीन जुर्म के बाद इंडिया से फरार होकर आए हो, और देशमुख और नागपाल को ऐसे ही आदमियों की जरूरत है। क्या मतलब? पांडे ने मुझे घूरा। उन दोनों तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैंने कहा, और फिर उसे अपना मंसूबा समझाने लगा। अच्छा आइडिया है, वो बोला। अगर उन्हें शुबा हो गया तो मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन अब मुझे जान की परवाह नहीं होगी। मैं 1-2 दिन बाद तुमसे राब्ता करूंगा, लेकिन कहाँ और कैसे? मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ उन्हें इस मामले में मुलव्वस नहीं करना चाहता। तुम मुझे अपना फोन नंबर दो, मैं वक्तन फवक्तन तुमसे राब्ता करता रहूंगा। वैसे अगर कोई इमरजेंसी हो तो तुम सोम्बा को इतला दे सकते हो, मैंने कहा। सोम्बा? वो टैडी बदमाश? पांडे बोला। हाँ वही, वो भी मैं उसे जानता हूँ। पांडे ने मेरी बात काट दी। मेरा उन लोगों से अगरचे कभी कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में मालूमात रखता हूँ। ऐसे 2-4 आदमी मेरे पास भी हैं जो किसी मुश्किल वक्त में मेरे काम आ सकते हैं। तो ठीक है पांडे जी, मैंने कहा। अब हम मिलकर उन शैतानी कुव्वतों का मुकाबला करेंगे। पांडे ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया, और जब हम दोनों अपनी जगह से उठे तो मेरी नजरें बेइख्तियार काफी शॉप की खिड़की की तरफ उठ गई। वो टेबल खाली थी। बिमला वगैरह में से कोई भी नजर नहीं आ रहा था।